साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। टुडे सेशन की बात करें, सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई थी उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर्स आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर्स, यानी कि आज की करंट अफेयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी फुल डिटेल में आपको दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 1 हो गया, इन सब में किस तरह के प्रश्न आए हैं, सीधे प्रश्न पत्र यानी कि एग्जाम पेपर से स्क्रीनशॉट खींच करके आपके लिए हम लेकर के आएंगे और उस प्रश्न के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जीके महत्वपूर्ण होता है। तो स्टैटिक जीके किस तरह से एग्जाम में आती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको हम रूबरू करवाएंगे। उसके बाद होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में लिया जाता है। तो आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कल का रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। देखिए, लासित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर इंग्लैंड? आइए आंसर देखते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर, सही आंसर है बी, यानी कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं लासित मलिंगा, जिन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से दिवस 15 सितंबर को मनाए गए हैं? इंजीनियर्स डे, विश्व लिफोमा दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस या फिर ए और बी दोनों? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि ए और बी दोनों। इंजीनियर डे और विश्व लिफोमा दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस बैंक को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये हमारा कल का रिवीजन हो गया। आइए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर, यानी कि 17 सितंबर 2021 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन के साथ में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किसे टाइम्स पत्रिका की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अदार पूनावाला या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला, इन तीनों लोगों को टाइम्स पत्रिका की 100 महत्वपूर्ण प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं और कौन कौन शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान सरकार के अफगानिस्तानी डिप्टी सीएम अब्दुल गनी बरादर भी इन नेताओं की सूची में शामिल है। तो इतने लोगों को जो है यहाँ पर मुख्य रूप से टाइम्स पत्रिका की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, विशेषकर जो भारत से शामिल हुए हैं, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला, इन तीनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न सीधे डायरेक्ट बनकर के आएगा परीक्षा में, इनमें से किसे टाइम्स पत्रिका की सूची में शामिल किया गया भारत की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया ओजोन परत संरक्षण दिवस, और इसकी थीम क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है 15 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। 15 सितंबर को आपको पता है इंजीनियर्स डे और विश्व लिफोमा दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर 16 सितंबर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के अपक्षय के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने, जिससे कि संरक्षित करने की संभावित समाधानों की खोज कर सकें, इसके लिए इसको मनाया जाता है। यानी कि ओजोन परत अपक्षय हो रही है, इससे क्या क्या हानियां होंगी, किस तरह से स्किन कैंसर हो सकता है, कौन कौन सी गैसें होती हैं जो सीधे हमारे बॉडी को, हमारे बालों को रिएक्ट करती हैं, जिनको ओजोन परत रोक करके रखती है। इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए
16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रही है 2021 की? तो 2021 की विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस की थीम रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ये इस वर्ष की थीम रही है। याद रखिएगा, थीम परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? नीति आयोग, रक्षा आयोग, सूचना आयोग या फिर वित्त मंत्रालय? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि नीति आयोग के द्वारा शून्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्पेशली ये प्रदूषण को लेकर के है कि हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, इसमें शून्य प्रदूषण करना है, इसको लेकर के नीति आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए, नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ आरएमआई इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। तो शून्य प्रदूषण कैसे होगा? जब इलेक्ट्रिक वाहन चालू होंगे। जैसे कि आप देखते हैं नए नए स्कूटर आ रहे हैं जिसमें कि आवाज़ भी नहीं होती है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो, यानी कि चार्ज कर दीजिए स्कूटर चलने लगेगा। उसमें क्या होता है, उसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता है। ई रिक्शा आप देखते हैं, इसका ही उदाहरण है। ई रिक्शा से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के यह प्रयास किया जा रहा है कि सारे जो वाहन हैं वो प्रदूषण मुक्त हो जाएं, जिससे कि जो हमारा वातावरण है वो भी प्रदूषण मुक्त हो जाए। ठीक है, देखिए, नीति आयोग की बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। और आपको पता होगा और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया है? तो 1950 में जो योजना आयोग बना था उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लेकर के आया गया है। ठीक है, और ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, यानी कि आपने संविधान में इसका कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी? आंसर देखते हैं। सही आंसर ए यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अब ये किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, 11 सितंबर 2021 को कुशीनगर के कश्मीर हाट में एक अखिल भारतीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प हथकरघा विभाग के सहयोग से एक्सीडिंग इवेंट के द्वारा किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग जो है उसके द्वारा जो है यहाँ पर किया गया है। 11 सितंबर 2021 को श्रीनगर कर लीजिएगा, यहाँ पर कुशीनगर नहीं है, श्रीनगर के कश्मीर में जो है इसका आयोजन किया गया है, कश्मीर हाट में। ठीक है, तो श्रीनगर में एक कश्मीर हाट नाम का स्थान है जहाँ पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कुशीनगर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पर कुशीनगर ना होकर के श्रीनगर है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग है उसके द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम सभी महिला उद्यमियों के लिए है जिनके पास अपना स्टार्टअप है या फिर पहले से व्यवसाय में है। तो जिनके पास अपना खुद का स्टार्टअप है, यानी कि कोई ना कोई बिजनेस कर रही हैं या वो पहले से कोई व्यवसाय कर रही हैं, उनके लिए ये 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है कि किस तरह से वे अपने जो बिजनेस है उनका उसको और बेहतर बना सकें और अच्छे से जो है कम्युनिकेट कर सकें और अच्छे से उसको चला सकें। इसलिए यहाँ पर श्रीनगर में ऐसी जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है उद्यमिता प्रदर्शनी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके का सुपर स्तंभ क्लास है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नॉर्मली सबको पता रहता है कि इनके उसमें राजकाज में जो है अष्टदिग्गज रहा करते थे, ठीक है ना, और कृष्णदेव राय इनकी पुस्तक का नाम वगैरह सब याद रहता है, लेकिन किस वंश के शासक हैं ये कई बार लोग भूल जाते हैं। आइए देखते हैं। मौर्य, तुलुव, संगम या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि तुलुव वंश के शासक थे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश के सबसे महान शासक हैं। ठीक है, 1509 से लेकर के 1529 तक इन्होंने शासन किया था। तुलुव वंश के संस्थापक कौन है ये भी आपको याद रखना है। तो जो वीर नरसिंह हैं, वीर नरसिंह तुलुव वंश के संस्थापक हुआ करते थे। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज जो हैं वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ करते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और जो बाबर है, तो बाबर ने भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना है? तो कृष्णदेव राय को ही बाबर ने भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? आइए देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। कुछ जानकारी देखिए, तो ज़्यादातर खट्टे फलों में जैसे कि आपका स्ट्रॉबेरी हो गया, आलू हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। सीधा प्रश्न बना है, कई बार प्रश्न बना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, किस फल में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तो खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन सी क्या करता है? तो हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी, ये भी आपको याद रखना है। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? तो पालक और हरी सब्जियों से आयरन हमें प्राप्त होता है, जिसके अवशोषण करने में विटामिन सी हमारा मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर सेना प्रमुख? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो भारतीय रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। यानी कि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत की तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वे तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। तो जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब भी कहेगा कि इस सेना प्रमुख को हटा दीजिए, तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद वर्तमान में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं। वह युद्ध की घोषणा भी करते हैं और युद्ध की समाप्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। परंतु ये सभी कार्य जो है संसद की अनुमति से होते हैं, और ये आपको पता है राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प होता है। पूरा काम जो होता है वो संसद की अनुमति के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो संसद अगर बोलेगी कि हाँ युद्ध छेड़ दीजिए, तो राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे। संसद कहेगी युद्ध रोक दीजिए, तो राष्ट्रपति घोषणा कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी 2021, यूपीएससी, पीईटी, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सीधे हम लेकर के आ रहे हैं प्रश्न पत्र से स्क्रीनशॉट खींच के। इससे क्या होगा? इससे आपको एक अंदाजा पड़ता रहेगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है, कितना हमको अपनी तैयारी को बढ़ाना है, क्या क्या और हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 1 जो फरवरी 2021 में एग्जाम हुआ है, उसके कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको जानकारी होगी, तो बताइए इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर या फिर स्पीकर? सही आंसर है बी, यानी कि जो स्कैनर होता है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, स्कैनर में कोई चीज़ अगर आप रख देते हैं, उसको स्कैन कर लेते हैं, तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कोई चीज़ स्कैन किया गया है, क्लिपबोर्ड में उसको सेव कर लेता है। लेकिन कैसे पता चलता है? क्योंकि यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को सूचनाएं देते हैं वो इनपुट डिवाइस होती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में हम मॉनिटर ले सकते हैं, ठीक है, प्रिंटर ले सकते हैं, ये सब जो है आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों चीज़ें आउटपुट है, और जो आपका स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा या फिर कल्हड़? सही आंसर है इसका बी, यानी कि विष्णुगुप्त, जिन्हें कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। इन्होंने जो है पंचतंत्र की जो है इन्होंने पंचतंत्र नहीं, माफ कीजिए, पंचतंत्र नहीं, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को जो है इन्होंने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त है, इन्हीं का नाम चाणक्य है, इन्हीं का नाम कौटिल्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा। तो याद रखिएगा, फीफा विश्व कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इंग्लैंड, कतर, रूस, स्पेन? सही आंसर है सी, यानी कि रूस ने जो है इस बार फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी। रूस की राजधानी मॉस्को में जो है इसकी जो है फाइनल मैच खेला गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा? तो अगला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कतर में अगला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। करेंसी क्या है? रूबल है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थापित है? ठीक है, तो सीधे सीधे आपसे आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया है। ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। सही आंसर है सी यानी कि वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। सीधा प्रश्न यहाँ से एक और बनता है, वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, पोटोमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी स्थित है। अमेरिका की यह राजधानी है। ठीक है, कई बार यह प्रश्न बना है कि वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक रिवर के किनारे वॉशिंगटन डीसी है। इस बार ऐसे प्रश्न आया है, अगली बार हो सकता है ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना रहेगा वॉशिंगटन डीसी जो है पोटोमैक रिवर के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल का प्रश्न था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। तो सुनील कुशवाहा ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कौन सी देश से सीमाओं से लगता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इन्होंने बताया है। तो सुनील कुशवाहा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल मालवी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश बताया है। सचिन पारासर ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश बताया है। रूबी गिरी ने यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश बताया है। उसके बाद में सचिन पारासर उत्तर प्रदेश, उसके बाद में पूजा दांगी ने यूपी बताया है। उसके बाद में एस के बुंदेला ने उत्तर प्रदेश बताया है। धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश बताया है। कब स्थापना की गई थी ये भी इन्होंने बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। उसके बाद राधेश्याम शुक्ला जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए। भाई वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, तो मतलब अच्छा रहेगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न देखते हैं जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आइए देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि राज तरंगिणी की रचना किसने की है। राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। ये हमने आपको क्लू दे दिया है। आप गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च करके पता कर सकते हैं कि राज तरंगिणी की जो है रचना किसने की थी। देखिए हम गूगल पर क्यों बोलते हैं, अगर आप गूगल पर एक बार टाइप करते हैं, वहाँ पर आप एक बार सर्च कर लेते हैं, वहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं आप, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, कमेंट बॉक्स में पढ़ लेते हैं और एक बार टाइप कर देते हैं, तो ये जो प्रश्न होते हैं ये आप फिर कभी भी नहीं भूलते हैं। कभी भी अगर आपकी परीक्षाओं में आएगा तो आपको ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे टिक मारेंगे कि राज तरंगिणी की रचना किसने की थी। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।